श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मोहन कार्की। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। श्रोताओं, हमारा प्रयास है कि 2022 जो चुनावी वर्ष है उसके लिए हमारे क्षेत्र से तमाम लोग अपनी दावेदारी पेश करने की बात कर रहे हैं या चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कुमाऊं वाणी का प्रयास है कि हम उन सभी क्षेत्रीय दावेदारों के साथ बात करें जो चुनावी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि उनकी सोच, उनका विचार आम जनता तक पहुंच सके और जनता भी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्रतिनिधि के बारे में सोचना शुरू कर सके। इसी क्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, जो कि ग्राम सभा सुंदरखाल के रहने वाले हैं और वर्तमान में नैनीताल में रहते हैं। जैसा कि आप सभी क्षेत्रवासियों को विदित है कि उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले स्वर्गीय श्री डूंगर सिंह बिष्ट और उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री रहे। उनके पुत्र श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं और सर पूर्व उप प्रमुख धारी भी रह चुके हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य नैनीताल भी रह चुके हैं और पूर्व उपाध्यक्ष राज्य सहकारी संघ उत्तराखंड भी रह चुके हैं और वर्तमान में निदेशक जिला सहकारी बैंक नैनीताल हमारे समक्ष हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी। धन्यवाद सर, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ जिज्ञासाएं हैं लोगों की और जब हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनका गोपाल सिंह के बारे में कुछ चिंतन मनन है। जैसा कि विधानसभा के चुनाव 2022 में आने वाले हैं और हमें मालूम हुआ कि आप भी प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं। अगर ये सब कुछ है तो अभी वर्तमान में किस तरीके की तैयारियां आपके द्वारा की जा रही हैं? धन्यवाद कार्की जी। सर्वप्रथम मैं कुमाऊं वाणी के माध्यम से समस्त अपने भीमताल विधानसभा के माताओं, बहनों, युवाओं और बुजुर्गों का अभिवादन करता हूं और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि कुमाऊं वाणी के माध्यम से मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। आपने पूछा कि 2022 की आपके क्या तैयारी है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस संगठन में अपना आवेदन करने जा रहा हूँ और चूँकि मेरी पृष्ठभूमि जो है पारिवारिक वो कांग्रेस की रही है और सन 88 से मैं कांग्रेस संगठन में लगातार कार्य करता रहा हूँ और विभिन्न पदों में निर्वाचित हुआ हूँ, चाहे वो विकास खंड धारी के हों, जिला पंचायत के हों या कोऑपरेटिव से जुड़े हों। इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र लंबा अनुभव मुझे संगठन का भी है और सामाजिक कार्यों का भी है। उन्हीं को देखते हुए मैं अपने को एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने की प्रयासरत हूँ और मैं अपना आवेदन अपने पार्टी के हाईकमान को दूंगा। अगर आपने ये मन बना लिया तो कुछ तैयारियां भी आपको करनी होंगी, तो किस तरीके की तैयारी में अभी आप जुटे हुए हैं? यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 30 साल से इस क्षेत्र पे लगातार विभिन्न पदों पे रहते हुए लोगों के बीच में मैं और मेरा परिवार लगातार रहा है और मैं बुनियादी चीज़ों को अच्छी भली भांति मैं जानता हूँ और मैं एक कृषक परिवार से भी हूँ, क्योंकि 90% यहाँ पर जो भीमताल विधानसभा है वो कृषि बाहुल्य है। इन सब चीज़ों को, उनकी परेशानियों को समझते हुए और उनकी बातों को आगे शासन पर ले जाने के लिए मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं अपने इस क्षेत्र को प्रदेश पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक नाम ऊंचा करूं। यहाँ की जो किसानों की समस्याएं हैं उनको प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाऊं, अपने प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सम्मुख रखूं, उनके अधिकारियों के सम्मुख रखूं। तो यही मेरी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको लेकर मेरे अंदर एक भावना है कि मैं इन सब को लेकर एक अपने को प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर रखूँ और मैं भविष्य में यहाँ की समस्याओं को आगे ले जाऊँ। बहुत सुंदर बात आपने खास बात कही कि मेरी पृष्ठभूमि यहीं की है और मैं इसी जनमानस, इसी समुदाय के बीच में जिया हूँ, तो मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ और मुझसे जितना बन पाएगा मैं उनके हर दुख दर्द को
शासन स्तर तक पहुंचाना और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात है। कई लोग हैं सर, बहुत सारे लोग हैं इस दौड़ में, दर्जनों लोग हैं, एक दो नहीं, और सब अगर यही बात कहते हैं कि मैं खड़ंजा लाऊंगा, मैं फील्ड बनाऊंगा, बिजली के पोल लगाऊंगा, टैंकी बनाऊंगा, डिक्की बनाऊंगा, जो भी है, अगर गोपाल सिंह भी वही कह रहा है तो फिर आप उन सब की दौड़ में अपने को अलग कैसे पाते हैं? यानी कि कैसे आप लोगों को अपने पक्ष में करेंगे? जो दान सिंह कह रहे हैं या जो राम सिंह कह रहे हैं या जो अन्य सिंह कह रहे हैं, वही अगर गोपाल सिंह भी कह रहे हैं तो लोग कैसे आपकी तरफ आएंगे? उनको तो सब एक जैसे ही लगेंगे। आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर उठाया है। मैं इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो खड़ंजा, सीसी, टैंक, ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। इसके लिए एक हमारे संविधान में एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था है हमारे पंचायत राज की इकाई, जो ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत और विकास खंड के तहत होती है। उसके तहत ये तमाम ये जो बुनियादी काम होते हैं, ये काम संभव हो जाते हैं। जैसे 100 मीटर का खड़ंजा बनाना है, वो आपका एक ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य कर सकता है। ये स्तर बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन इनका स्तर एक निचले स्तर पर ही ये कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। एक विधायक को, जहाँ तक मेरा मानना है, एक विधायक को पूरे क्षेत्र, पूरी अपनी विधानसभा की बुनियादी चीज़ों को देखना चाहिए। कौन से गांव मुख्य मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं, जिन गांव के 2 गांव के बीच में और या मुख्य मोटर मार्ग के और गांव के बीच में नदियां हैं, उन नदियों में पुल का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, अस्पतालों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हैं या नहीं हैं, अस्पताल अपग्रेड हैं या नहीं हैं। और जहां पर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किन जगहों पर हमारे ये तमाम टावर लगे हैं, और टावर लगे हैं तो वो कितनी फ्रिक्वेंसी में लगे हैं, उनकी पकड़ कितनी है। आज की तारीख में भी ओखलकांडा के आधे से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो नेटवर्क विहीन है, जहां पर जाने पर ऐसा लगता है कि आप किसी आपका कनेक्शन शेष अन्य पूरे हिंदुस्तान से कट गया है। वहाँ पर आपका मोबाइल, क्योंकि आज का एक मोबाइल जो है वो एक आज का एक आपकी जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। और वहाँ पर अगर वो काम नहीं आता तो वहाँ पर कई तरीके की परेशानियाँ हो जाती हैं। कहीं पर अगर दुर्घटना हो जाए तो वहाँ से आपका अस्पताल, माना आपका 20 किलोमीटर है और वहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, तो उस मरीज को उस अस्पताल ले जाने तक और उस अस्पताल को इन्फॉर्म करने तक उस मरीज की जान पर बन आती। तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम ग्राम स्तर या ब्लॉक स्तर में भी कर सकते हैं, और विधायिका या विधान सभा का सदस्य होने के नाते वो स्तर थोड़ा सा ऊपर है। अब मेरा कहना यह है कि अगर कोई विधान सभा में जाता है, मैं यहाँ पर किसी का क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, लेकिन पूर्व के जो वादे रहे हैं हम तमाम विधायकों के, सरकारों के, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी से रिलेटेड हूँ। मैं यहाँ पर एक आम जनमानस की जो समस्या है, जो हमारे किसान बाहुल्य जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर मंडियों का, अगर यहाँ पर आज हर ब्लॉक में एक उप मंडी होती तो वो वहाँ पर आज हमारी जो फसलें खेतों में सड़ गई हैं वो वहाँ पर आज बिक जाती। हमारी जो फसलें जो सड़ रही हैं, पुलम है, नाशपाती है और सेब है, जो हमारा सड़ रहा है, वो उनके लिए, उनके प्रोसेसिंग के लिए कोई छोटे लघु उद्योग यहाँ पर होते, कुटीर उद्योग यहाँ पर होते, कोई फैक्ट्रियाँ ऐसी होती जिनसे जैम, जेली और ये तमाम सब चीज़ें बनती, और उन सड़े हुए फलों का उचित दाम किसानों को मिल जाता। बिल्कुल, बहुत सही बात कि आपका कहना यह है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो स्थानीय स्तर पर हल हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो क्षेत्र पंचायत में, लेकिन मैं विधानसभा एक बड़े क्षेत्र को लेके जो बड़ी समस्याएं हैं जो इस स्तर में समाधान नहीं होती, उनके लिए प्रयास करूंगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बात हो गई सर आपसे कि आप इस तरीके से करेंगे। तो कुछ तो चुनावी मुद्दे होंगे आपके, कुछ विषय तो ऐसे होंगे क्षेत्र के जो आपको लुभाते होंगे, या आपको लगता होगा ये प्रमुख समस्या है, इस पे काम करना जरूरी है, ये प्रमुख समस्या है, इसको लेके काम करना है। इनके आपके आगे के कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आप प्रमुखता देंगे? हमारी भीमताल विधानसभा, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि कृषि बाहुल्य है, और यहाँ पर अधिकांश अब जो क्षेत्र है वो टूरिज्म पर आधारित होने लगा है।
तो मैंने पूर्व में जैसे भालूगाड़ है, भालूगाड़ जलप्रपात में मैंने 18 लाख रुपया जिला योजना से अपने जिला पंचायत सदस्य के कार्यकाल के दौरान 18 लाख रुपया वहाँ पर जिला योजना से स्वीकृत कराया था। इसी तरीके से मैंने 1.25 करोड़ रुपया मैंने सुंदरखाल में अस्पताल अपग्रेड करवाया, नया अस्पताल खुलवाया। 2.25 करोड़ की पंपिंग योजना मैंने सुंदरखाल में लगाई, जिससे आज 10 गांव लाभान्वित हैं। ये बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं जिनको शासन स्तर पर ही किया जा सकता है और जिसके लिए जनप्रतिनिधि को अपने थोड़ा सा उसको दौड़ भाग और थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूर होती है। और जो बुनियादी चीज़ है हमारे यहाँ, मेरा जो अपना एजेंडा है वो ये है कि किसानों को उनकी फसलों का सबसे पहले तो उचित दाम मिले, चाहे वो यहाँ उप मंडी खोल के मिले, चाहे हल्द्वानी की मंडी में मिले। पुलम, नाशपाती, इन हमारी ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अब किसान ज़्यादा खेती करने लगे हैं, तो इन फसलों का बीमा हो, इन दोनों फसलों का बीमा होना चाहिए। और दूसरा जो बीज है, जो हमारी जो आलू का, मटर का, आलू का और गोभी का, इन तमाम फसलों का जिनकी तादाद अब ज़्यादा होने लगी है, किसान ज़्यादा करने लगा, उन बीजों में सब्सिडी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिले। और आवाजाही का जो साधन है वो सुगम हो, कनेक्टिविटी जो है वो सुगम से सुगम, अति सुगम हो। जहाँ पर रोपवे की ज़रूरत है वहाँ पर रोपवे का निर्माण किया जाए। आप पहले पूर्व में कांग्रेस सरकार में कुछ रोपवे लगाए गए थे, रामगढ़ में लगाया गया था, तो आज ये गहना में लगाया गया था, लेकिन वो आज ठप हो गए। उसके बाद किसी जनप्रतिनिधि ने उस तरफ को ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, दूसरा मेरा जो प्रमुख मुद्दा ये है कि रोड बने, हर गांव सड़क से अप्रोच हो, ये मेरा मानना है और हम इसके विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन रोड को एक तकनीकी विभाग द्वारा बनाया जाए, एक तकनीकी सिस्टम द्वारा बनाया जाए, जिस तरीके से रोड बनी जाती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो PWD का जो मानक है वो 30 लाख रुपया पर किलोमीटर औसतन है, जिसमें सॉइलिंग से लेके, डामरीकरण से लेके, कलमट से लेके, वो जो कॉजवे और जो पैरापीट होते हैं उनका सबका जो अनुमानित लागत आती है वो 30 लाख रुपया आती है। और वर्तमान में हो क्या रहा है कि साहब, आप निहित स्वार्थ के लिए, अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए उसके यहाँ 1 लाख में रोड खोद दे रहे हैं। अब उसमें हो क्या रहा है कि बरसात का, जो क्यों ये इलाका पहाड़ का है, बरसात बाहुल्य है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब जब माना JCB ने रोड खोद दी, अब उसमें कहीं रिटर्निंग वॉल नहीं लगी है, तो ऊपर का खेत नीचे आ गया बरसात में, और रोड का बह के नीचे दूसरे के खेत में चला गया और वो उसकी आवाजाही बंद हो गई। तो ये पैसे का मिसयूज है, ये सरकार का और आपका, हमारा टैक्स का पैसा है, इसका हम मिसयूज, मैं इसके खिलाफ। तो 2 चीज़ें आपने कही, एक तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, वो तरीके कुछ भी हों। जी। दूसरा आपने कहा कि हर गांव में रोड से जुड़े, रोड के खिलाफत आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है वो तरीका आपको ठीक नहीं लगता। जी। क्या इसके अलावा और भी कुछ इशूज हैं जिनको आप उठाना चाहेंगे? मेरे जो बुनियादी इशूज तो मैंने आपको ये बता दिए। अब मेरा ये है कि जहाँ पर आज हम मोबाइल कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र नहीं जोड़ पा रहे उनको तुरंत जोड़ा जाए। और पिछले करीब 25-30 साल से कोई भी अस्पताल अपग्रेड नहीं हुआ है। जो आज से सन 60-70 में जिस स्थिति में खोले गए थे वो आज एज इट इज वही स्थिति है। अच्छा, महिलाओं, हमारी माताओं बहनों के जो समूह हैं उनको सरकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। भूमि में जहां आज बड़े एक उत्तराखंड में एक नया एक जो आंदोलन, मेरा तो कहना है कि ये आंदोलन की सुगबुगाहट जो शुरू हुई है ये थोड़ा सा देर से हुई है, ये आज से 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम भू कानून का बिल्कुल समर्थन करते हैं। और उससे भी ज़्यादा मेरा कहना यह है कि भूमि के मालिकाना हक में परिवार की महिला का बराबर का हक मिले, उसको रजिस्ट्री में, भूमि की रजिस्ट्री में उसको उसकी सहमति लिखित तौर पर मानी जाए रजिस्ट्रार के यहाँ। और ताकि भूमि में क्योंकि महिलाएं ही हमारे यहाँ खेतों में काम करती हैं, उन खेतों पर उस महिला को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना उस परिवार के पुरुष का है, ये मेरा मानना है। और ताकि भविष्य में महिला को
जो मुआवजा पुरुष को मिल रहा है उस खेती का, माना कभी कहीं पर भूस्खलन हो गया, खेत बह गए, कुछ भी बह गया, मकान बह गया, तो जो सरकार द्वारा मुआवजा मिलता है उसका बराबर पुरुष के बराबर अधिकार महिला को भी होना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर वो लीगली तौर पर कानूनी दायरे में आ जाती है जी जी जी, तो उसको सरकार की ओर से जमीन के एवज में मिलने वाले सब्सिडी या लोन या स्कीम्स जो हैं उनको लेने के हकदार भी हो जाएगी। सरकार की योजनाएं भूमि संबंधी होती हैं, जमीन संबंधी होती हैं, खेती संबंधी होती हैं, उसका बराबर अधिकार महिला को भी मिलना चाहिए, मेरा कहना ये। बिल्कुल। तो अब एक सवाल और आता है, वो ये है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं जी, लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गोपाल तो बड़ा कड़क आदमी है और बड़ा दबंग टाइप का आदमी है, डर लगती है उससे। तो ये जो डर वाला भाव है ना लोगों में, जी जी, 10 ने कहा या 20 ने कहा, वो कहते तो हैं यार बड़ा खतरनाक जो लगे यार, वो बड़ा डर लगे। तो ये जो है लोगों के दिमाग में, इसको कैसे निकालेंगे आप? नहीं देखिए, अब मैं इस बारे में, अब अपना व्यक्ति का एक स्वभाव होता है जरूर, और मेरे स्वर्गीय पिताजी भी लोगों के जहन में उस समय एक बहुत कड़क व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। मेरी कड़कता, जो मेरा स्वभाव है, उसका एक प्रमुख कारण मैं यहाँ पर बिल्कुल आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों को, बिल्कुल, कि मैं दिल से बहुत पोलाइट, मुलायम है, बहुत मुलायम हूँ, और मैं इस जन्मभूमि में, सुंदरखाल में मैं पैदा हुआ हूँ और इस देवभूमि का मैं वासिंदा हूँ। मेरा स्वभाव कड़क इसलिए भी है कि मैं किसी की बेईमानी को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूँ। मेरे 25-30 साल के कार्यकाल में मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, आप सब लोगों का प्रेम रहा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा है कि मेरे ऊपर एक लेश मात्र भी कोई कलंक कहीं पर वित्तीय या सामाजिक तौर पर कहीं पर भी नहीं लगा। और मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए, आप जब तक ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पर आप कड़क होंगे। जहाँ आपके अंदर जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर आपके अंदर बेईमानी आ गई, आपके अंदर कमीशन खोरी आ गई, और आप अपने विभिन्न सरकारी मदों से आप छोटे छोटे कार्यों में आप अपना आप कमीशन तय करने लगे अधिकारियों से, तो आप कभी अधिकारी से कड़क भाषा में बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर अधिकारी निश्चित तौर पर हावी हो जाएगा। मैंने आज तक जितनी भी जनसेवा की है, लोगों के काम किए, एट द स्पॉट मैं फ़ोन करता हूँ अधिकारियों को, और मैं अपनी भाषा में उनसे ज़रूर कड़कता से बोलता हूँ, और निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से 90% व्यक्ति इस बात से राजी होगा इस क्षेत्र का कि गोपाल तुरंत बात करता है, तुरंत वो काम होता है। बिल्कुल। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माँ होती है जी, ईजा बच्चों को पीटती है, लेकिन अंदर से उसको सराहती भी है अच्छे काम के लिए। जी जी, मेरे अंदर, मेरे दिल, मेरे दिमाग में, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य में इस क्षेत्र के प्रति एक लगाव है, मेरा प्रेम है। मुझे पता है, मुझे कितने क्षेत्रीय, कितनी माताओं जो मेरे माँ तुल्य हैं, उन्होंने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है। तो मैं तो सदा, आज जिस मुकाम पे हूँ, मैं इसी क्षेत्र का, मैं तो सदा कर्जदार रहूँगा। मेरे पिताजी ने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र में एक शिक्षा की एक अलग जगह थी। उन्होंने डिग्री कॉलेज खोला, उन्होंने तमाम इंटर कॉलेजेस खोले, ITI खोला, तमाम प्राइमरी स्कूल्स खोले। तो उसी विकास कार्यों को मैं आगे ले जा रहा हूं, और मैं इस क्षेत्र की जनता को आपके माध्यम से बिल्कुल निश्चिंत करना चाहता हूं कि मैं भविष्य में मैं किसी भी प्रकार की, किसी भी माफियागिरी में और किसी भी रिश्वतखोरी में मैं कभी भी, मेरी संलिप्तता आप नहीं पाएंगे। ये मैं आपको इस कुमाऊं वाणी के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा। और दूसरा, शायद ये भी होता होगा, हम भी इसी समाज के हैं, इसी परिवेश के हैं, आपसे वाकिफ भी हैं, तो जहाँ हक होता है, जहाँ अपनत्व होता है, तो कड़कपन भी होता है। जी जी, चापलूसी में ये सारी चीज़ें नहीं आती। जी। तो बहुत अच्छी बात कि जितना दिखने में कड़क हैं लेकिन आप लोगों के साथ हैं, वो बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा दिक्कत का सवाल है, और
किसानों के संदर्भ में आपने कहा, महिलाओं के संदर्भ में कहा, और इससे पिछले चुनावों में भी बहुत सारे वादे किए गए थे लोगों के द्वारा, जो भी है, लेकिन महिलाएं अपने को ठगा जैसा महसूस करती हैं। और विशेषकर वो आज जो हमारे पहाड़ में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो उसकी गिरफ्त में युवा ज़्यादा आ रहा है, और ये हमारा अनुभव भी है। और उसकी वजह से महिलाएं बहुत सारा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से पीड़ित हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर कार्की जी, मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहूँगा, 2017 के चुनाव में जो हमारे वर्तमान विधायक हैं श्री राम सिंह कैड़ा जी, उन्होंने एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर शराबबंदी का खोला था, और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत सीधी सादी, महिलाएं तो बहुत सीधी सज्जन और मतलब एक भावनात्मक रूप से भावनाओं में बहने वाली हैं। वास्तविकता ये होती है कि शराबबंदी किसी विधायक के बस की बात ही नहीं है बंद करवाना। ये एक आबकारी, प्रदेश सरकार की आबकारी नीति होती है। कैबिनेट इसको, प्रदेश सरकार की कैबिनेट जो होती है वो तय करती है कि प्रदेश में आबकारी नीति लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी का मामला है जी, ये एक आबकारी पॉलिसी है। ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी विधायक अपने पर्टिकुलर अपने क्षेत्र में शराबबंदी या किसी तरीके की बंदी नहीं कर सकता। ये उसका संवैधानिक अधिकार में है ही नहीं। यही चीज़ें देखते हुए आज आप देखिए कि आज 5 साल बीत गए हैं, बिल्कुल 4 महीने बाद चुनाव है। आज की स्थिति क्या है कि इन 5 सालों में कई जगह नई भट्टियां खुल गई। शराब की जो बंदी होनी थी रानीबाग से ऊपर, भीमताल में शराब की फैक्ट्री खुल गई। कई जगह ओखलकांडा में तक शराब के बार खुल गए। तो अब विधायक किस मुंह से उन महिलाओं के पास जाएंगे? और मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ, मैं तो आपके माध्यम से और कई माध्यमों से मैंने अपने प्रचार में जितना भी प्रचार सोशल मीडिया से कर सकता हूँ, मैं नौजवानों से मैं कई कार्यक्रमों में भी, भागवतों में भी, रामलीलाओं में भी मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन ये करते आया हूँ कि देखिए, शराब छोड़ना आपके अपनी मनोशक्ति पर है। आप अपने को मजबूत करिए, आप नशे से दूर हो जाएंगे। आप माताएं बहनें बहुत ज़्यादा शोषित हो चुकी इस नशे की प्रवृत्ति से, पुरुषों के, नौजवानों के, क्योंकि भुगतना परिवार में माताओं बहनों को पड़ता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, हमने देखा है। और हम कई ऐसे परिवारों को, क्या लगभग अधिकांश परिवार ऐसे हैं जहां शराब की वजह से घरेलू हिंसा होना, घर में तनाव होना, यहाँ तक कि कई परिवारों में तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो मैं महिलाओं से, अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताएं। नौजवान आज का हमारा पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है कि हमारा अब हमारा क्षेत्र निरक्षर रह गया है। सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्री होल्डर्स हैं। यहाँ बेरोजगारी जरूर मुद्दा जरूर है, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं। तो उन नौजवानों को समझना चाहिए कि हमारी एक गलत कदम से हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। आज हमारी स्थिति है कि हमारे खेत बिक चुके हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है या घट रही है, आप ये मानते हैं कि महिलाएं पीड़ित हैं, इसके लिए हम भट्टियों, शराब नहीं आएगी ऐसा नहीं है। ये पॉलिसी का मामला है, सरकार की नीतियों के अनुसार जो चीज़ होगी। बस ज़रूरत ये है कि अवेयरनेस की, जागरूकता की। मेरा ये कहना है कि एक कोई सरकार या जनप्रतिनिधि यहाँ के जो भी हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, बीटीसी मेंबर हो, जिला पंचायत मेंबर हो या विधायक हो, वो सांसद हो, ये वो एक जागरूकता अभियान, एक राज्य सरकार की तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाए ना। हाँ। अरे आप 100 लोगों को समझाएंगे, उसमें से कम 20 लोग तो मानेंगे। बिल्कुल। और कहीं आगे तो बढ़े, आगे बढ़े बिल्कुल। और वो अलग अलग तरीके से काम करने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि अगर नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है तो ठीक है, हमें कुछ देर के लिए एक दुकान के सामने धरना भी देना पड़ सकता है, लेकिन इधर साइड से जागरूकता वाला काम सतत चलना चाहिए। हमारे प्रदेश में कई एनजीओज काम करती हैं, उन एनजीओज को आप बढ़ावा दीजिए। हमारे क्षेत्र की महिलाएं समूह हैं, वो एनजीओज का काम करती हैं, उनको सरकार प्रोत्साहन दे ना।
ये शराब के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान लोग चलाने की। बिल्कुल, लोग समझें। घर घर जाती हैं वो महिलाएं। बहुत सुंदर बात। आखिरी सवाल है कि एक योग्य उम्मीदवार, अच्छा जनप्रतिनिधि सामने आए, इसके लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से इस कुमाऊं वाणी जो हमारा रेडियो स्टेशन है, इसके माध्यम से मैं तमाम, चूंकि मेरा ताल्लुक भीमताल विधानसभा से है और ये विधानसभा ऐसी है जो बहुत दुर्गम विधानसभाओं में एक है प्रदेश की, तो मैं यहाँ के लोगों से, क्षेत्र के तमाम नौजवानों से, माताओं, बहनों, बुजुर्गों से मैं अपील करना चाहूँगा। मैं किसी पार्टी विशेष की यहाँ पर बात न करके एक योग्य उम्मीदवार चुनने की बात कह रहा हूँ। योग्य उम्मीदवार आप चुनिए। आप बहुत अपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर निश्चय कीजिए कि हमने किसको वोट देना है। वो आप कांग्रेस के उम्मीदवार को दें, आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दें, किसी निर्दलीय को दें, लेकिन आप उस व्यक्ति को पहचानें। ये जरूरी नहीं है कि जो उम्मीदवार है वो आपको पहचाने। वोट देते समय ये जरूरी है कि जो वोटर है वो उम्मीदवार को पहचाने, कि जो हमारे सामने जो इतनी बातें कर रहा है, वोट मांग रहा है और अपने अपने तरीके से वोट मांग रहा है, कि क्या ये क्षेत्र के किसानों का, बुजुर्गों का सम्मान करेगा? क्या हमारी माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा? हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएगा? जरूरी नहीं हो रोजगार सरकारी हो, स्वरोजगार भी होता है, कई तरीके होते हैं रोजगार उत्पन्न कराने के। तो ये क्षेत्र की जनता को समझना है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो हमसे वोट मांगने आ रहा है, ये सिर्फ रो धो के वोट मांगेगा या हमारी आंखों के आंसू पोंछेगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि एक तो पहुंच में हो, दूसरा जानने वाला हो, तीसरा हमें पहचानने वाला हो, और चौथा कि हमारे दुख सुखों में सहभागिता करने वाला हो। और ये लोगों के ऊपर है कि वो ऐसे उम्मीदवार का चयन करें निस्वार्थ तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई, आप आए और आपने अपनी मन की कुछ बातें यहाँ साझा करी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ज़रूर इस बात से वाकिफ़ होंगे और थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि हमें कौन सा कैंडिडेट चाहिए। और हम ये भी अपनी तरफ से उम्मीद करते हैं कि आपका मिशन सफल हो और आप ज़रूर आगे जाएं, और एक दिन हम आपको उस मुकाम में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद।